तो सवाल जवाब के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। यहाँ पे मैं आपके रैंडमली क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। आज का क्वेश्चन नरेंद्र सिंह ने पूछा है, जहाँ पे उन्होंने दो टीम्स का कंपैरिजन करने को कहा गया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों टीम्स का कंपैरिजन करेंगे एंड लास्ट में ये पता करने की कोशिश करेंगे कि विनर कौन होता है। हम इस पूरे कंपैरिजन को वैसे तो एमसीक्यू बेसिस में रखने वाले थे, लेकिन हम कॉमिक्स के रेफरेंसेस को भी ऐड करेंगे। लेकिन कॉमिक्स से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इनके पावरफुल वर्जन्स को ले आएंगे, हाउस ऑफ एम वांडा, र्यून किंग, थॉर जैसे। हम इनकी बात तो नहीं करने वाले हैं, बल्कि इनके नॉर्मल वर्जन्स की बात करेंगे एंड नॉर्मल बेसिस में ही इन कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने कैरेक्टर्स को दो टीम्स में डिवाइड किया है। वहीं पे टीम ए का पहला मेंबर है डॉक्टर स्ट्रेंज। स्टीवन स्ट्रेंज एक कमाल का डॉक्टर था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद उसके हाथों में प्रॉब्लम आ जाती है। वो ठीक नहीं होते हैं एंड लास्ट में वो काठमांडू जाता है। काठमांडू जाने के बाद एंशिएंट वन से वो मिलता है एंड वहीं से वो डॉक्टर स्ट्रेंज बनता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स है एंड बहुत से स्पेल्स को यूज़ कर सकते हैं डेविड प्रेडिक्टेबिलिटी की हेल्प से। वो स्पेल्स जो उन्होंने थैनोस के खिलाफ यूज़ भी किए। इन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टाइम स्टोन को भी ऐड करो। टाइम स्टोन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड बन जाते हैं, क्योंकि टाइम स्टोन की हेल्प से उनके पास टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी आ जाती है। टाइम स्टोन की हेल्प से उन्होंने डोरमामू को एक लूप में फंसा दिया था एंड लास्ट में डोरमामू को भी हार माननी पड़ी थी। इसीलिए टाइम स्टोन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली अनस्टॉपेबल है। इनके नेक्स्ट मेंबर है वुल्वरीन। वुल्वरीन एक म्यूटेंट है, लेकिन एडमेंटियम मेटल की वजह से वो इमॉर्टल बन जाता है। इमॉर्टलिटी का फैक्टर होने की वजह से वुल्वरीन को कोई फाइट में हरा नहीं सकता या मार नहीं सकता, लेकिन वुल्वरीन को टेम्परेरी नॉकआउट किया जा सकता है। वुल्वरीन के पास उसके एडमेंटियम क्लोज हैं, जिन क्लोज का वो बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकता है। इतने सालों तक जिंदा रहने की वजह से वुल्वरीन के पास कमाल की फाइटिंग स्किल्स है एंड ये डिफरेंट टाइप के वेपन्स को भी यूज़ कर सकता है। इसके बाद इनका नेक्स्ट मेंबर है ब्लैक सुपरमैन। सुपरमैन के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन ब्लैक सुपरमैन टाइटल इसे मिला जस्टिस लीग से, जहाँ पे ब्लैक सूट की हेल्प से इसने सन से बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया एंड स्टेफन वुल्फ का ये हाल कर दिया। अब इसके पीछे कुछ और लॉजिक तो नहीं है, लेकिन सुपरमैन ने ब्लैक सूट इसलिए पहना था ताकि वो सन से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। इनके नेक्स्ट मेंबर है थैनोस। थैनोस बहुत बड़ा जीनियस है एंड कमाल के वेपन्स का यूज़ कर सकता है। थैनोस के पास डबल एज स्वॉर्ड है, जिसने कैप की शील्ड को ब्रेक कर दिया था। थैनोस ने अपने फाइटिंग स्किल्स की दम पे मार्वल ट्रिनिटी की अकेले ही बैंड बजा दी थी। हम यहाँ पे थैनोस के साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट को ऐड नहीं करने वाले हैं। इनके अगले मेंबर है थॉर, जो कि गॉड ऑफ थंडर है एंड लाइटिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन एंड कमाल के वेपन्स म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर का एक्सेस रखता है। थॉर इन वेपन्स की हेल्प से कुछ भी कर सकता है एंड स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से तो वो बायफोर्स को भी खोल सकता है। इनके लास्ट मेंबर है आयरन मैन, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आयरन मैन कमाल का जीनियस है एंड डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी को वो मैनिपुलेट कर चुका है। डिफरेंट टाइप के वेपन्स एंड आर्मर्स को वो जनरेट कर चुका है एंड ये बातें प्रूव करती है कि आयरन मैन कितना बड़ा जीनियस एंड पावरफुल है। अब हम टीम बी की बात करते हैं। टीम बी का पहला मेंबर है घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर ने मैनिफेस्टो के साथ डील की थी, अपने साउल को बेचा था ताकि वो अपने बाप को बचा सके। इसीलिए ज़राथोस एंड जोनी को बाइंड किया गया एंड वहीं से बना घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, किसी भी टाइप के वेपन को कंट्रोल कर सकता है जस्ट अपनी हेल्प फायर से। घोस्ट राइडर के पास मल्टीपल क्लोन की एबिलिटी है, जिसकी हेल्प से वो अपने डिफरेंट क्लोन्स को जनरेट कर सकता है। इसके अलावा घोस्ट राइडर अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है एंड इसकी वजह से ही उसने कॉमिक्स में एक बार एवेंजर्स को बीट कर दिया था। नेक्स्ट मेंबर है ओडिन। बोर का बेटा एंड थॉर का बाप ओडिन कितना पावरफुल है ये बात हम लोगों को पता ही है। इसीलिए म्योनिर के ऊपर एन्चेंटमेंट लगाई थी, जिसके बाद म्योनिर को कोई लिफ्ट नहीं कर पाता था। ओडिन के पास गमनीस जैसा वेपन रहा है, जिस वेपन की हेल्प से ये डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है। ओडिन के पास ओडिन फोर्स है, जो अगर उसने एक बार एक्टिवेट कर ली तो सर्टर को भी ले डूबती है वो। लेकिन इसके बावजूद इन सब एबिलिटीज़ को छोड़ के ओडिन को जो सबसे खास बात बनाती है वो ये है कि उसके पास फिजिकली एंड टेलीपैथिकली दोनों एबिलिटीज़ हैं। मतलब वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इसके अलावा उसके मेंटली अटैक्स भी बहुत खतरनाक है एंड इन दोनों अटैक्स के फ्यूजन की हेल्प से ही ओडिन बहुत ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर बन के आता है। इनका अगला मेंबर है डार्कसाइड। डार्कसाइड एक बहुत पावरफुल सुपर विलन है एंड कॉमिक्स में जस्टिस लीग को अकेले ही बहुत बार बीट कर चुका है। इसके पास ओमेगा बीम्स हैं, जिनकी हेल्प से ये किसी को एग्जिस्टेंस से ही इरेज करने का दम रखता है। डार्कसाइड कमाल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रखता है एंड अगर इसके साथ एंटी लाइफ इक्वेशन आ जाए तो ये कुछ भी कर सकता है। इनका अगला मेंबर है फ्लैश यानी बैरी एलन। बैरी को भी उसकी पावर एक्सीडेंटली मिलती है एंड वो बन जाता है एक सुपर स्पीडस्टर फ्लैश। फ्लैश को गॉड ऑफ स्पीड टाइटल देना सही रहेगा, क्योंकि जस्टिस लीग में ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ दिखा है। फ्लैश इतना तेज़ हो गया था ये टाइम को भी रिवर्स करने का दम रखता है एंड यही एबिलिटी फ्लैश को बहुत खास एंड पावरफुल बना देती है। इनके नेक्स्ट मेंबर है स्कारलेट विच यानी वांडा। वांडा को उसकी पावर माइंड स्टोन से मिली है एंड वो टेलीपैथिकली एंड टेलीकिनेसिस पावर्स का यूज़ कर सकती है। हालांकि पहले वांडा बस यही कर पाती थी, लेकिन बाद में उसकी पावर इतनी ज़्यादा एनहेंस्ड हो गई कि उसने खुद की रियलिटी बना ली, एक्स मैजिक सीख लिया एंड बाद में डार्क होल्ड की हेल्प से तो ड्रीम वॉकिंग तक सीख ली। इनके लास्ट मेंबर है इनक्रेडिबल हल्क। हल्क स्ट्रेंथ का दूसरा नाम है एंड इससे भी बड़ी बात कि इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है।
हल्क के पास एक और खास एबिलिटी ये है कि ये अपने गुस्से के साथ साथ अपनी पावर्स को ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन यहीं पे वीकनेस आती है, ये जितना ज़्यादा गुस्से में आता जाता है उसका दिमाग उतना ज़्यादा ही कमज़ोर होता जाता है। लेकिन खैर ये थी ये दोनों टीम्स। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं एंड देखते हैं कि कौन सी टीम बाजी मार लेती है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किस कैरेक्टर का कंपैरिजन किसके साथ करूं, इसलिए मैंने फिर से पिकर व्हील की हेल्प ली। अब मैं आपको पिकर व्हील दिखाने तो नहीं बैठूंगा, इसलिए हम कंपैरिजन सीधा करते हैं। पिकर व्हील का जो पहला कंपैरिजन था वो था वुल्वरीन वर्सेस फ्लैश का। अब इसका सिंपल आंसर यही है कि फ्लैश को वो देख भी नहीं पाएगा। वुल्वरीन के पास भले ही बहुत से फाइटिंग स्किल्स का एडवांटेज हो, लेकिन तब तक वो उन्हें यूज ही ना कर पाए तो उनका क्या फायदा। वो फ्लैश को देख ही नहीं सकता, लेकिन फ्लैश भी उसे मार नहीं सकता, बट टेम्परेरी नॉकआउट कर सकता है। यानी टीम बी के पास 1 पॉइंट है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन निकल के आया है ओडिन वर्सेस थॉर का। अब मुझे नहीं पता कि इत्तेफाक क्यों हो रहा था, लेकिन हाँ यही कंपैरिजन था। इस बैटल का रिजल्ट एकदम सिंपल है कि ओडिन इस बैटल को जीतेगा। देखो ओडिन के पास फिजिकली एंड मेंटली दोनों टाइप की एबिलिटीज है, लेकिन थॉर सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है एंड अपने वेपन्स के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ओडिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि एमसीयू में ओडिन ज़्यादा कमज़ोर है थॉर के मुकाबले में, बट आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ओडिन ने अपने प्राइम फॉर्म में प्राइम सटर की बैंड बजा दी थी, लेकिन जब थॉर प्राइम सटर के आगे आया तो वो कुछ नहीं कर पाया। ओडिन ने जब थॉर से ये कहा था कि तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो, तो वो उसका कहने का मतलब ये था कि तुम एक दिन मुझसे ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। उसका ये मतलब नहीं था कि उसी टाइम थॉर उससे ज़्यादा ताकतवर बन गया है, क्योंकि ओडिन ने प्राइम सटर को एमसीयू में बीट किया है, लेकिन थॉर नहीं कर पाया था। और वैसे भी हम यहाँ पे फुल एमसीयू का कंपैरिजन तो नहीं कर रहे, बल्कि थोड़े से कॉमिक्स के रेफरेंसेस को भी ऐड कर रहे हैं। इसीलिए ओडिन मेरे अकॉर्डिंग तो थॉर को बीट करने वाला है। तो अब नेक्स्ट कंपैरिजन निकल के आया है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस हल्क का। कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन होगा तो वो हल्क को बहुत आराम से बीट कर सकता है। नेक्स्ट कंपैरिजन है आयरन मैन वर्सेस घोस्ट राइडर का। सेम केस कि घोस्ट राइडर इस बैटल को जीतेगा। आयरन मैन एक जीनियस है एंड डिफरेंट टाइप के वेपन्स को जनरेट कर सकता है एंड आर्मर्स बना सकता है, लेकिन स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के आगे वो सब कुछ फेल हो जाता है। कॉमिक्स में वो एक बार एक सेलेस्टियल तक को राइड कर चुका है, इसलिए आयरन मैन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आयरन मैन के किसी भी अटैक का उसके ऊपर असर नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पास भी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। कॉमिक्स में भी वो अपने इंक्रीजिंग साइज एबिलिटी से आराम से वेंजेंस को बीट कर चुका है, तो आयरन मैन कोई बड़ी बात नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कंपैरिजन निकल के आया था सुपरमैन वर्सेस डार्कसाइड का। अब यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता कि डार्कसाइड का कौन सा अवतार सुपरमैन से लड़ने आया है। मैंने आपको जैसे बताया कि डार्कसाइड की ट्रू फॉर्म इतनी बड़ी है जिससे मल्टीवर्स भी ब्रेक हो जाए, इसलिए वो अपने डिफरेंट अवतारों को भेजता है डिफरेंट मल्टीवर्स में। इसीलिए डार्कसाइड के कुछ अवतार इतने पावरफुल होते हैं जो जस्टिस लीग को अकेले ही डिफीट कर दे, लेकिन कुछ अवतार इतने कमज़ोर होते हैं जो सुपरमैन से ही हार जाएं। इसीलिए हमें नहीं पता कि कौन सा अवतार सुपरमैन से फाइट करेगा। अगर कमज़ोर वाला करता है तो सुपरमैन इस बैटल को जीतेगा, लेकिन अगर पावरफुल अवतार आ गया तो सुपरमैन नहीं जीतने वाला। इसीलिए डार्कसाइड एंड सुपरमैन के इस कंपैरिजन को हम स्टेलमेट में खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा डार्कसाइड है। हालांकि ट्रू फॉर्म डार्कसाइड या एंटी लाइफ इक्वेशन के साथ आ जाए तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन तब भी इस बैटल को स्टेलमेट ही रखते हैं। लास्ट कंपैरिजन रहा है थैनोस वर्सेस वांडा का, लेकिन मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे थैनोस के साथ इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है, एंड अगर नहीं है तो वांडा आराम से बैटल को जीत जाएगी। अवेंजर्स एंड गेम में ही वांडा ने ये हाल कर दिया था थैनोस का, तो अब तो वांडा कहाँ पे है, इसलिए वांडा इजीली थैनोस को बीट कर सकती है। तो अब ये सब कंपैरिजन खत्म हो चुके हैं, लेकिन लास्ट में पंगा ये पड़ा है कि टीम ए का सिर्फ एक ही करेक्टर क्वालिफाई हुआ है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज, लेकिन टीम बी के 5। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टाइम स्टोन था, तो क्या वो इन सब करेक्टर को टाइम मैनिपुलेशन या टाइम लूप में फंसा सकता है? देखो बहुत से कैरेक्टर्स के ऊपर भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम लूप का असर हो जाए, लेकिन एक थ्योरी के अकॉर्डिंग घोस्ट राइडर के ऊपर उसका असर नहीं होने वाला है। अब थ्योरी क्या आप इसे सच भी मान सकते हो। अब मार्वल मल्टीवर्स में बहुत सी चीज़ें कांस्टेंट है, लाइक वन ओवरऑल, लिविंग ट्रिब्यूनल, डेथ एंड द घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर एक ऐसा बीइंग है जो कि माना जाता है कि मार्वल मल्टीवर्स में कांस्टेंट है, जिसकी वजह से शायद इन्फिनिटी स्टोन्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। इसीलिए अगर हम इस बात को लेके चलते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं हरा सकता घोस्ट राइडर को। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन का ही एडवांटेज है, एंड अगर वो बिना टाइम स्टोन के आता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी नहीं है घोस्ट राइडर के ऊपर। कॉमिक्स में एक बार वो उससे पहले भी डिफीट कर चुका है। टाइम स्टोन उसके रास्ते में आ रहा था, लेकिन अगर घोस्ट राइडर सच में जैसा कांस्टेंट बीइंग है तो डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ नहीं कर सकता टाइम स्टोन से भी। उसके ऊपर अगर टाइम स्टोन का असर नहीं होता है तो घोस्ट राइडर बहुत आराम से स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से ज़्यादा दोस्त की हेल्प से उसे बीट कर सकता है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग टीम बी इस बैटल को जीतेगी, अगर हम इसे कंसीडर करते हैं तो, यानी ओवरऑल टीम बी इस बैटल को जीत जाएगी। बाकी खैर आज का सवाल जवाब का एपिसोड तो बस इतना ही था। अगर आपका भी कोई पर्सनल क्वेश्चन है ऐसा रिलेटेड बैटल्स तो हमें कमेंट में जरूर पूछना। #AskSSStan करके अपना क्वेश्चन कमेंट कीजिए, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका ही हो। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।